एक राजनीतिक दल की पूर्व प्रवक्ता द्वारा इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान पर मुस्लिम जगत द्वारा खासी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। मुस्लिम जगत यानी खाड़ी क्षेत्रों के देशों द्वारा भारत सरकार के समक्ष आधिकारिक तौर पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसके अलावा ये देश भारत सरकार से आधिकारिक माफ़ी की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस बयान का खंडन कर दिया है, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि इस बयान के कारण, इस पूरे प्रकरण के कारण भारत की गल्फ नीति पर खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कि गल्फ देश यानी खाड़ी देश भारत के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और इन देशों को लेकर अब तक भारत की क्या नीति रही है। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस पूरी वीडियो में सबसे पहले हम खबर को देखेंगे, यानी न्यूज़ को देखेंगे। इसके बाद खाड़ी क्षेत्र क्या है और इस खाड़ी क्षेत्र में कौन कौन से देशों को शामिल किया जाता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत के लिए ये क्षेत्र इतना ज़रूरी क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसके अलावा तेल पर भारत की निर्भरता और खाड़ी देशों में उसका योगदान, इसके भी समझने की कोशिश करेंगे। और प्रवासी भारतीयों के लिहाज से, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिहाज से ये क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे भी जानेंगे। साथ ही इस क्षेत्र को लेकर अब तक भारत की क्या नीति रही है, भारत का क्या रुख रहा है इन देशों को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में आगे की राह पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पूरा विषय सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत के हितों पर अन्य देशों की नीतियों और राजनीति के प्रभाव जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की खबर देख लेते हैं। आज की हमारी न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। खबर है वाई द गल्फ मैटर्स फॉर इंडिया, यानी गल्फ क्षेत्र, खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसको लेकर इस पूरी न्यूज़ में, इस पूरी खबर में, इस आर्टिकल में बात की गई है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले खाड़ी क्षेत्र के महत्व, खाड़ी क्षेत्र के अर्थ को जान लेते हैं, यानी खाड़ी क्षेत्र का क्या मतलब है और इस पूरे क्षेत्र में कौन कौन से देशों को शामिल किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं खाड़ी क्षेत्र की, तो इसकी कोई एक संभावित एक स्पष्ट परिभाषा हमारे सामने नहीं है। इसके कई अर्थ देखने को मिलते हैं और इसके अर्थ मुख्य तौर पर कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ और आधार के लिहाज से बदलते रहते हैं। आप इसको मुख्यतः हम 3 आधारों पर समझ सकते हैं। पहला आधार है भौगोलिक आधार, दूसरा सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक आधार और तीसरा आधार है राजनीतिक आधार। यानी जो खाड़ी क्षेत्र है इसको मुख्यतः 3 आधारों पर परिभाषित किया जा सकता है। अब जब हम भौगोलिक आधार पर खाड़ी क्षेत्र को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो इसमें मुख्यतः उन देशों को शामिल किया जाता है, इस क्षेत्र में उन देशों को जोड़ा जाता है जो फारस की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इस तरह से खाड़ी क्षेत्र में 8 देश आ सकते हैं। इसमें बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। तो ये तो हुई बात जब हम खाड़ी क्षेत्र को भौगोलिक आधार पर परिभाषित करते हैं। अब बात करते हैं जब हम खाड़ी क्षेत्र को सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। इसके तहत उन देशों को शामिल किया जाता है जो या तो अरबी भाषा बोलते हैं या फिर अरब लीग का हिस्सा हैं। तो इस तरह से खाड़ी क्षेत्र में 7 देश आ सकते हैं। इसमें हैं बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यमन और संयुक्त अरब अमीरात। इसके अलावा एक तीसरा पैरामीटर भी है, एक तीसरा आधार भी है, वो है राजनीतिक आधार। यानी जब हम उन देशों को खाड़ी क्षेत्र में शामिल करते हैं जो खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा हैं, यानी वो देश जो खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा हैं उन्हें खाड़ी क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो खाड़ी सहयोग परिषद के 6 सदस्य हैं। इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। अब यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है कि जब हम आधिकारिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो खाड़ी क्षेत्र में अधिकतर इन्हीं देशों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा खाड़ी सहयोग परिषद की बात करें तो इस परिषद को 1981 में स्थापित किया गया था और ये जो भी खाड़ी देश हैं, यानी ये जो 6 देश हैं, इनका एक सामाजिक, आर्थिक और एक राजनीतिक संगठन है। यह मुख्य तौर पर इन देशों का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अब इस पूरे क्षेत्र को एक बार मैप पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर है फारस की खाड़ी और इसके आसपास मौजूद हैं खाड़ी क्षेत्र। इसमें इराक, सऊदी अरब, ओमान, UAE, कुवैत, बहरीन और कतर शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर है ईरान और यहाँ पर है बहरीन। तो ये है पूरा खाड़ी क्षेत्र और कौन कौन से देश इस क्षेत्र में शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारत के लिए ये क्षेत्र इतना ज़रूरी क्यों है, भारत के लिए ये क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस क्षेत्र के देश इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो खाड़ी क्षेत्र, खाड़ी सहयोग परिषद यानी खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ भारत के संबंध बीते कुछ वर्षों में काफ़ी बेहतर हो गए हैं और ये संबंध इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है
कि ये देश तेल और गैस के लिहाज से काफ़ी समृद्ध हैं और यही वजह भारत के लिए इन देशों को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाती है। इसके अलावा इन देशों के साथ भारत का व्यापार भी बीते कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ गया है और इस खाड़ी सहयोग परिषद के अधिकांश देश जो हैं वो भारत के व्यापारिक लिहाज से टॉप 10 में शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी भी इन क्षेत्रों में मौजूद हैं। लोग इन क्षेत्रों में काम करने जाते हैं भारत की ओर से। नॉन रेजिडेंट इंडियंस मौजूद हैं इन क्षेत्रों में और वो लोग जो पैसा भेजते हैं, जो रेमिटेंस भेजते हैं, वो अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, एक महत्वपूर्ण घटक है। तो इस तरह से भारत के लिए हमने इसके महत्व को समझा। अब इन महत्व को और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं और थोड़ा विस्तृत करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले व्यापार वाले पक्ष को जानते हैं कि भारत का व्यापार कैसा है इन सभी देशों के साथ, खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के साथ। तो ये जो सभी देश हैं खाड़ी सहयोग परिषद के देश, वो भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार माने जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात साल 2021-22 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर है संयुक्त अरब अमीरात। इस अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच यानी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच लगभग 72.9 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। इसके बाद चौथे स्थान पर है सऊदी अरब, जो कि खुद खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य है और दोनों देशों के बीच यानी साल 2021-22 में दोनों देशों के बीच लगभग 42.9 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था और इस पूरे व्यापार में कच्चे तेल की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, यानी भारत सऊदी अरब से कच्चा तेल सबसे ज़्यादा मंगाता है। इसके अलावा 5वें स्थान पर इराक है और इराक भी भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। साथ ही कतर भी संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि कतर के साथ भारत का व्यापारिक संबंध, भारत का व्यापारिक जो व्यापार है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्राकृतिक गैस के मामले में कतर भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि भारत दुनिया भर से जो भी प्राकृतिक गैस मंगाता है उसमें से लगभग 41% प्राकृतिक गैस केवल कतर से आती है। तो कतर इस लिहाज से भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये तो हुई व्यापारिक बात। अब कच्चे तेल के आयाम को समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि भारत तेल पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत अपने तेल का अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से मंगाता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में भारत ने अपनी पेट्रोलियम मांग को पूरा करने के लिए अपनी पेट्रोलियम मांग को पूरा करने के लिए लगभग 84% से अधिक उत्पादों का आयात किया था। यानी भारत ने अपनी ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए 84% पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया था। और साल 2021-22 में ही भारत ने 42 देशों से कच्चे तेल का आयात किया और इन 42 देशों में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी यानी गल्फ कंट्रीज़ की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा थी। इस पूरे इन 42 देशों में से खाड़ी देश लगभग 60% खाड़ी देश थे। और साल 2021-22 में भारत ने जो भी कच्चा तेल मंगाया उसमें सबसे ज़्यादा कच्चा तेल इराक से आया, यानी इराक से भारत को जो निर्यात किया गया वो सबसे ज़्यादा था। इस दौरान भारत ने जो भी कच्चा तेल मंगाया उसमें से लगभग 22% इराक से आया, जबकि 17 से 18% सऊदी अरब से आया और ये दोनों ही खाड़ी देश हैं, खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य हैं। अब यहाँ एक तथ्य और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साल 2008-9 के आसपास ईरान भारत के लिए कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण स्रोत था और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था। लेकिन अमेरिका के सैंक्शंस के बाद, अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद ईरान की हिस्सेदारी इसमें लगातार घटती जा रही है और अब भारत केवल 1% कच्चा तेल ही ईरान से मंगाता है। तो इस तरह से कच्चे तेल के लिहाज से भी ये जो खाड़ी क्षेत्र है, खाड़ी देश हैं, वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब प्रवासी भारतीयों के लिहाज से खाड़ी क्षेत्र के महत्व को समझ लेते हैं। तो विदेश मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो दुनिया भर में 13.46 मिलियन लोग विदेशों में कार्य कर रहे हैं जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं। और इन एनआरआईज में, नॉन रेजिडेंट इंडियंस में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी, खाड़ी क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, यानी खाड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एनआरआईज मौजूद हैं। आंकड़ों की ओर देखें तो संयुक्त अरब अमीरात में 3.4 मिलियन एनआरआईज मौजूद हैं, यानी भारत के नॉन रेजिडेंट इंडियंस मौजूद हैं। सऊदी अरब में 2.6 मिलियन एनआरआईज मौजूद हैं और कुवैत में 1 मिलियन से ज़्यादा एनआरआईज मौजूद हैं। यानी दुनिया भर में जो भी एनआरआईज मौजूद हैं उसमें से 50% से ज़्यादा हिस्सा तो अकेले खाड़ी देशों का है। और यही एनआरआईज भारत में काफ़ी ज़्यादा पैसे भी भेजते हैं और रेमिटेंस भी भेजते हैं और इसी लिहाज से ये लोग भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये पूरा क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व बैंक के आंकड़ों की माने तो साल 2020 में 83.15 बिलियन डॉलर के आंकड़ों के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करता था। यानी इस अवधि के दौरान भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ था।
और इस पूरे रेमिटेंस में इस जो भी विदेशी में रहने वाले लोगों ने भारत में पैसे भेजे थे उसमें खाड़ी देशों की हिस्सेदारी 50% से भी ज़्यादा थी। यानी भारत के जो लोग खाड़ी देशों में रहते हैं वो भारत में काफ़ी ज़्यादा पैसे भेजते हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये तो हुई कि खाड़ी देश भारतीय प्रवासियों के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब जान लेते हैं कि खाड़ी देशों को लेकर, खाड़ी क्षेत्र को लेकर अब तक भारत की क्या नीति रही है। तो बीते कुछ वर्षों में हम कह सकते हैं, जानकार ये मानते हैं कि बीते कुछ वर्षों में जो भारत की नीति रही है, खासतौर पर खाड़ी देशों को लेकर, मध्य पूर्व को लेकर, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला है। साल 2014 में भारत सरकार ने लिंक वेस्ट पॉलिसी शुरू की थी। इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य खाड़ी देशों और मध्य पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करना था। साल 2014 में एनडीए की सरकार बनने के बाद से ही भारत के कई प्रतिनिधि खाड़ी देशों की यात्रा करते रहे हैं। उदाहरण के लिए साल 2015 में, साल 2018 में और साल 2019 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की यात्रा पर गए थे। इसके अलावा साल 2017 में और साल 2018 में आबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत की यात्रा पर आए थे। तो इस लिहाज से दोनों देशों के राजनीतिक संबंध बीते कुछ समय से काफ़ी सुधर रहे हैं। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के दौरान भी दोनों देशों के संबंध में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी और दोनों क्षेत्रों, खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों और भारत के प्रतिनिधियों के बीच एक नियमित संपर्क बना रहा था। खासतौर पर जो वहाँ लोग मौजूद थे, एनआरआईस मौजूद थे, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी सुरक्षा का विषय दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था। चलिए, ये तो हुआ इस विषय का विश्लेषण। अब बात कर लेते हैं कि आगे की राह के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, यानी दोनों भारत के और खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस संबंध में अक्सर ये जानकार कहते हैं कि खाड़ी देशों को लेकर भारत की जो नीति रही है वो मुख्य तौर पर तेल और गैस पर केंद्रित रही है, जिसके कारण भारत को नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। ऐसे में ज़रूरी है कि भारत एक ऐसी नीति अपनाए जो केवल तेल और गैस पर आधारित ना हो, बल्कि इसमें अन्य आयामों, अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया जाए। खुद खाड़ी देश ही अपनी आर्थिक विविधीकरण पर जोर दे रहे हैं, वो तमाम अन्य आर्थिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं। खाड़ी देशों द्वारा अक्षय ऊर्जा, उच्च शिक्षा, तकनीकी नवाचार, स्मार्ट सिटी और अंतरिक्ष वाणिज्य जैसी परियोजनाओं में निवेश किया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार खुद को इन परियोजनाओं से जोड़कर, खाड़ी देशों से जोड़कर और अपने संबंधों को और ज़्यादा मजबूत कर सकती है। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में कनेक्टिविटी और सुरक्षा पहलों को और ज़्यादा व्यापक किया जा सकता है। यानी भारत सरकार हिंद महासागर क्षेत्र में जो भी कनेक्टिविटी और सुरक्षा पहलों का संचालन कर रही है, इन पहलों में खाड़ी क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है, जिससे दोनों देशों के संबंधों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो ये तो हुई आगे की राह की बात। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य के आलोक में खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। यानी मौजूदा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में, परिदृश्य में आपको इस बात का मूल्यांकन करना है कि अब तक खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे रहे हैं। खासतौर पर खाड़ी देश भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आपको इस बात की भी चर्चा करनी है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं की बात की गई है, जिन भी विषयों पर बात की गई है, वो आपको समझ में आएंगे। और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।